कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब शांति निकेतन में सन्नाटा पसरा हुआ था और तुलसी अपने कमरे में बेखबर सो रही थी, ये सोचते हुए कि उसने अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार और सुरक्षा के धागे में पिरो दिया है। मगर वो अनजान थी कि उसकी सबसे लाडली, उसकी अपनी परछाई गंगा, मंदिर में दिया जलाने नहीं बल्कि उस दिए की लौ से पूरे वंश को भस्म करने की कसम खा रही थी। आप जानते हैं, फिल्म सिटी में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि सबसे खतरनाक विलन वो नहीं होता जो तलवार लेकर खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो आपके पैरों में बैठकर आपके तलवे सहला रहा हो। गंगा का विलेन बनना रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये बरसों की उस घुटन का नतीजा था जो साहिल की बेरुखी, तृप्ति की चालबाजी और सबसे बढ़कर तुलसी का हर बार गंगा को त्याग का पाठ पढ़ाने के कारण उसके अंदर जमा हो रही थी। गंगा ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि इस घर में बड़े दिल वाला होने का मतलब सिर्फ अपना दिल दुखाना है। उसे लगने लगा था कि तुलसी ने उसे अपनी बेटी माना तो जरूर, लेकिन जब भी हक की बात आई तो प्राथमिकता हमेशा खून के रिश्तों को दी गई, चाहे वो शोभना हो, बावरी हो या फिर बाद में आई कृष्णा तुलसी। मेरे पास जो इनसाइडर जानकारी है उसके मुताबिक इस अनकही कहानी में गंगा का मास्टर प्लान बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक था। वो पायल या मंदिरा की तरह शोर मचाकर दुश्मनी नहीं करने वाली थी। उसका वार खामोश था। गंगा ने सबसे पहले वीरानी परिवार की सबसे बड़ी ताकत पर वार करने का फैसला किया, और वो ताकत थी उनका आपसी विश्वास। फिल्म सिटी में उस समय की राइटिंग टीम के एक सदस्य ने मुझे बताया कि एक ड्राफ्ट ऐसा भी लिखा गया था जहां गंगा साहिल के एक्सीडेंट, जो कि एक संदिग्ध घटना थी, का इल्जाम दबे जबान में तुलसी के फैसलों पर डालने वाली थी। गंगा का पहला कदम था घर के सबसे कमजोर सदस्यों को अपने वश में करना। उसने निशाना बनाया एकलव्य और लक्ष्य को। एकलव्य, जो पहले से ही अपने पिता की अतीत को लेकर उलझन में था, उसे गंगा ने ये एहसास दिलाना शुरू किया कि तुलसी बा महान बनने के चक्कर में अपनी ही पोते पोतियों की खुशियों की बलि चढ़ा देती हैं। गंगा का तरीका इतना शातिर था कि वो सबके सामने तुलसी की आरती उतारती, उसके चरण स्पर्श करती, लेकिन बंद कमरे में घर के बच्चों के दिमाग में धीमे जहर की तरह शक के बीज बो देती। रेशमा टीवी के मेरे प्यारे दर्शकों, इस मास्टर प्लान का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि गंगा ने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित के रूप में पेश करना शुरू किया। उसने घर की तिजोरी या प्रॉपर्टी के कागजात चुराने की पुरानी और घिसी-पिटी चाल नहीं चली, बल्कि उसने बा की वसीयत में भावनात्मक हेरफेर करने की योजना बनाई। मुझे सूत्रों से पता चला है कि बा के आखिरी दिनों में उनकी सेवा के बहाने उनकी डायरी के पन्नों को बदलना शुरू कर दिया था। वो बा के दिमाग में ये बात बिठाने में कामयाब हो रही थी कि अब तुलसी बूढ़ी हो चुकी है और मिहिर हमेशा से भावुक रहे हैं, इसलिए घर की डोर अब एक ऐसी बहू के हाथ में होनी चाहिए जिसने सबसे ज्यादा दुख झेले हैं, यानी खुद गंगा। गंगा जानती थी कि अगर बा ने एक बार भी ये कह दिया कि मेरी असली वारिस गंगा है, तो तुलसी कभी उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुलसी के लिए बा का शब्द भगवान का शब्द था। यही गंगा का ब्रह्मास्त्र था। तुलसी की भक्ति ही तुलसी की बर्बादी बनने वाली थी। फिल्म सिटी के गलियारों में ये भी अफवाह थी कि गंगा ने अपने इस खेल में एक बाहरी मोहरे का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। वो मोहरा कोई और नहीं बल्कि अंश गुजराल का कोई पुराना वफादार या शायद उसका कोई छिपा हुआ वारिस था, जिसे गंगा ने गुपचुप तरीके से मुंबई बुला लिया था। मकसद साफ था, बाहर से हमला करवाना ताकि परिवार डरे और अंदर से गंगा उन्हें सुरक्षा देने के बहाने पूरी पावर अपने हाथ में ले ले। गंगा का बदलाव इतना सूक्ष्म था कि मिहिर जैसा तजुर्बेकार इंसान भी उसकी आंखों में छिपी नफरत को पढ़ नहीं पा रहा था। जब भी घर में कोई क्लेश होता, गंगा सबसे पहले रोती और सुलह करवाती, लेकिन असल में उस क्लेश की चिंगारी उसी ने लगाई होती थी। जैसे कि एक बार उसने जानबूझकर दामिनी और गौतम के बीच गलतफहमी पैदा की, ये जताते हुए कि गौतम अब भी अपनी पुरानी पत्नी यानी तेशा को याद करता है, जिससे दामिनी का दिल टूट गया। जब दामिनी रोते हुए गंगा के पास आई,